आज के लेक्चर में हम देखेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या मतलब है इसका कि केपलर्स ने जो प्लैनेट है, हमारा जो सोलार सिस्टम है, उन सारे प्लैनेट्स के बारे में कुछ लॉज दिया और वो लॉज कोई भी प्लैनेट के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो सारे प्लैनेट के लिए अप्लीकेबल है, उनके मोशन से रिलेटेड है और ये केपलर्स ने दिया, इसलिए इसका नाम पड़ता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, पहला लॉ इसका क्या है? उसने ये बताया कि हमारा जो सोलार सिस्टम है, ओके, उसके अंदर कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड में घूमता है। ओके, सन के अराउंड में घूमता है और जो अराउंड में घूमता है तो वो सर्कुलर शेप नहीं होता है, इलिप्ट्रिकल ऑर्बिट होता है, कुछ इस तरह। ठीक है, इग्नुमा, अंडे की तरह। ठीक है, तो ये इलिप्स है, ये जो फिगर है हमारे यहाँ पर, इसे इलिप्स कहते हैं, इलिप्स। ठीक है, तो कोई भी प्लैनेट जो है वो इस तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। मतलब यहाँ पर अगर प्लैनेट है तो वो इस तरह घूमता है। ठीक है, किसके अराउंड में? सन के अराउंड में। तो सन कहाँ पर है? फिर उसने आगे स्टेटमेंट दिया कि सन जो है वो इस इलिप्ट के किसी भी एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। सन कहाँ पर होता है? सन कहाँ पर होता है? फोकस पर। ठीक है, फोकस किसे कहेंगे? एलिप्स के जो है वो दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, दो फोकस होते हैं सन एलिप्स के। तो सन एक तो यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो दो जगह पे साइमल्टेनियसली नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा। हम यहाँ सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सन है और प्लैनेट जो है वो यहाँ पर है और इस तरह ये रिवॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ में दो बातें, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये, सन इज सिचुएटेड एट द वन फोकस ऑफ द एलिप्स, कि सन जो है एलिप्स के किसी दो फोकस में से किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो हमने यहाँ सेट किया। ओके, तो इस तरह इसका पहला लॉ था। ओके, इसका दूसरा लॉ था, दूसरा लॉ ये है कि इस तरह हमारा एलिप्स है। ओके, ये सन है, ठीक है, और ये प्लैनेट है। यहाँ सन से हम प्लैनेट पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्लैनेट ने अपना मोशन स्टार्ट किया, वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो लाइन हमने ज्वाइन की थी वो लाइन यहाँ पर आ जाएंगी इस तरह। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जो है प्लैनेट मूव हो गया और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, उसके ज़रिए कुछ एरिया बन रहा है। ये जो है कुछ एरिया बन रहा है, एरिया कवर हो रहा है, तो ये एरिया। ठीक है, और ए से बी तक पहुंचने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि इसके लिए जो टाइम लग रहा है, जो इसके लिए टाइम लग रहा है वो टी है। ठीक है, जो इसके लिए टाइम लग रहा है वो टी है। अब मैं, ये प्लैनेट यहाँ पर आ गया, कहीं दूसरी यहाँ पर आ गया, हम कंसिडर कर रहे हैं वो यहाँ आ गया। अब फिर से जो है तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ जो जॉइंट करती है सन को और प्लैनेट को। फिर इसे मैं पॉइंट सी बोलता हूँ। ठीक है, अब फिर ये मूव होने लगा, मूव हुआ और ये यहाँ पर आया डी पर, और हम कंसिडर कर रहे हैं और हम इस सिचुएशन में ये ले रहे हैं कि जब ये सी से डी पर आया तो इसके लिए जो टाइम लगा और ए से बी जाने के लिए जो टाइम लगा वो दोनों सेम है। ठीक है, दोनों के लिए जो टाइम लगा सेम है। ठीक है, एक बार मैं फिर से केस बताता हूँ आपको क्या है कि प्लैनेट ए से बी पर गया, उसके लिए लगने वाला टाइम टी। प्लैनेट सी से डी पर गया, उसके लिए लगने वाला टाइम टी। दोनों टाइम सेम है। ठीक है, और जो लाइन हमने ज्वाइन की सन से प्लैनेट को, सन से प्लैनेट, ओके, दोनों केसेस में, तो सन से प्लैनेट में जो एरिया, सन से प्लैनेट ने जो लाइन ज्वाइन की है उसके ज़रिए जो एरिया बना वो इस केस में और इस केस में जो एरिया बना वो दोनों इक्वल रहेंगे, वो दोनों इक्वल रहेंगे। एरिया फॉर ए बी इक्वल रहेगा एरिया फॉर सी डी।
ये इसका दूसरा लॉ था। मतलब क्या कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो ये जो लाइन है इस लाइन को रेडियस वेक्टर कहते हैं, इस लाइन को रेडियस वेक्टर कहते हैं। तो रेडियस वेक्टर के जरिए बनने वाले एरिया भी इक्वल रहेंगे अगर वो टाइम इंटरवल इक्वल हो तो इस तरह इसने सेकंड लॉ दिया। ठीक है। तीसरा इसका लॉ था कि हमारा अगर ये एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, एलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। ठीक है, एक ये छोटा है ये बड़ा है। जो छोटा है उसे हम माइनर एक्सिस कहेंगे और जो बड़ा है उसे हम मेजर एक्सिस कहेंगे। ठीक है। अब माइनर एक्सिस का हाफ तो उसे मैं ए बोलता हूँ और मेजर एक्सिस का हाफ उसको मैं बी बोलता हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बी है और यहाँ से यहाँ तक के 2b रहेगा। तो उसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक के a है तो यहाँ से यहाँ तक के 2a रहेगा क्योंकि उसका डबल हो जाएगा। ओके, तो ये a क्या है, हाफ माइनर एक्सिस, और b क्या है, हाफ मेजर एक्सिस, बड़ा और छोटा। ठीक है। अब अगर कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ठीक है, ये इस अराउंड में घूम रहा है, सन यहाँ पर फिर से फोकस पर सिचुएटेड है, यहाँ पर सन है और ये इसके अराउंड में घूम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो लगने वाला टाइम है पूरा एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने के लिए, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ओके, तो इस प्लैनेट के लिए लगने वाला टाइम पीरियड अगर t हो, ठीक है, तो t ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड जो है उसका स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस कौन सा है, b है हमारा, और उसका हमने हाफ लिए तो हाफ b के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। हाफ को हम सेमी भी बोल सकते हैं। ओके, तो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस का क्यूब और टाइम पीरियड का स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह इसने अपने केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में, जो हमारे प्लैनेट है सोलार सिस्टम में, उनके बारे में बताया कि उनके क्या लॉज है, वो किस तरह फॉलो करते हैं। ठीक है, एक बार ये फिर से रिपीट करता हूँ कि जो प्लैनेट है रिवॉल्व हो रहा है, उसके लिए अगर एक कंप्लीट सर्कल नहीं, कंप्लीट इलिप्स ट्रेस करने के लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हाफ ऑफ मेजर एक्सिस के क्यूब के। ओके, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यूब। ठीक है, इस तरह जो है तो केपलर्स ने हमको 3 लॉ बताए।